गाइस, आज जो आप देखोगे ना, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। हमने पोको के कंट्री हेड हिमांशु टंडन को अपने ऑफिस में इनवाइट किया और उनसे जितने भी नेसेसरी हार्ड क्वेश्चंस थे, जो आप लोगों की क्वेश्चंस थे, जितनी भी प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस करी, चाहे फिर वो मदरबोर्ड डेड हो, सॉफ्टवेयर अपडेट, हमने सब कुछ पूछ लिया। ये मेरा तरीका था चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों तक पहुंचाने का। मुझे लगा यही एक बेस्ट प्रोफेशनल वे है जिससे मेरे को भी आंसर मिलेगा कि एग्जैक्टली में ये सारी सिचुएशन क्या है पोको की, और आपको भी आंसर मिलेगा। आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन हेल्पफुल लगे। हाय सर, कैसे हो आप? संचित, बहुत बढ़िया। आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। एग्जैक्टली मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप दिल्ली रहते हो, वो भी मेरे घर के बिल्कुल पास में, आप समझ सकते हो। तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। काफ़ी अच्छा हुआ कि मैंने ट्विटर पे आपको बोल दिया कि एक पॉडकास्ट करते हैं, और आपने भी फटाफट हाँ कर दिया। आप देखते ही होगे मैं ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो यस, काफ़ी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट मैं अब जब क्वेश्चंस देख रहा हूँ ना आपके लिए, तो काफ़ी हार्ड लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि स्टार्ट कैसे करूँ मैं। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करना मुझे थोड़ा सा अब वियर्ड लग रहा है, क्योंकि सारे ही मुश्किल क्वेश्चंस हैं। तो चलो ठीक है, जनरल चीज़ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पोको में आपका क्या रोल है? ओके। तो सबसे पहले पोको में रोल बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि पोको की शुरुआत मेरे से कैसे हुई, राइट। तो जब पोको F1 लॉन्च हुआ था सबसे पहले, आज से 4 साल पहले, तो मैं वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स था। इनफैक्ट जब पोको F1 जो लॉन्च हुआ था, तो उसके प्रोडक्ट जब बन रहा था वो, उसमें मैं इन्वॉल्व था। तो तब हमने पोको F1 बनाया, और आपको पता ही होगा कि एक नॉस्टैल्जिया है, उसके फ़ैन फेयर ही अलग है, काफ़ी डिसरप्शन आया उसके बाद। उसके बाद 2 साल तक हमारा F1 का कोई सक्सेसर नहीं है। सब बोल रहे थे कि F2 कब आएगा, F2 कब आएगा, राइट। तब मैं फिर दूसरे प्रोजेक्ट में लग गया था एज फ्रॉम अ ग्रुप पर्सपेक्टिव। तब उसके बाद हमने री एंट्री करी इंडियन मार्केट में X2 के साथ, राइट। एंड देन मेरे को बोला कि पोको की कोर टीम वापस लेके आओ, क्योंकि हमें फिर डिसरप्शन करना था। तो फिर मैंने सेल्स हेड ज्वाइन किया, ऑनलाइन सेल्स हेड ज्वाइन किया दिसंबर 2020 में। एंड उसके बाद हमने X3 Pro लॉन्च किया, मल्टीपल F3 GT मैंने एक प्रोडक्ट बनाया था स्पेशली गेमिंग ट्रिगर्स के साथ, तो वो हमने लॉन्च किया। एक साल तक मैं सेल्स हेड रहा। उसके बाद कुछ मैनेजमेंट चेंजेस हुए, और सबका यही था कि जिसने पोको के शुरू में प्रोडक्ट में F1 बनाया था जिसने, तो उसको वापस लेके आओ। एंड आई वॉज अ नेचुरल सक्सेसर। तो ये मेरा जर्नी था पोको का, कि मैंने कैसे स्टार्ट किया F1 के टाइम से। तो मैं रियली कनेक्ट करता हूँ कि हमारी इथॉस क्या है, पोको की जो इथॉस है, पोको का जो शुरू हमने किस पर्पस से किया था, तो वो मेरे अंदर वो पर्पस है इस टाइम पे। तो वो एक चीज़ थी। और मैं अभी का से बताना चाहूँगा कि जो पोको स्टार्ट हुआ था वो फैंस का ब्रांड था, राइट। अगर आप मेरा भी देखेंगे, मैं फ़ैन से बहुत इंटीग्रेटेड रहता हूँ। कई मेरे को हेट भी मिलती है ट्विटर पे, बट ठीक है। बट मैं सोचता हूँ कि जो कंज्यूमर्स हैं अल्टीमेटली वही भगवान है। एंड उनके साथ आप एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कैसे कर पाओ, ओपन कम्युनिकेशन कैसे कर पाओ, तो मैं ट्विटर की तरह सोचता हूँ उनके साथ कर पाऊँ। एक तो वो हो गया। दूसरा, अगर आप पोको के बारे में जानेंगे, तो मैं काफ़ी टाइम अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगाता हूँ, कि जैसे नेक्स्ट ईयर के पोर्टफोलियो की डिज़ाइनिंग हमने अभी से शुरू कर दी, वो एक चीज़ हो गई। सोशल मीडिया जो हमारी वो है मार्केटिंग में, जैसे हमने इस बार हार्दिक पांड्या को लेके आए, तो हमारी एक यंग टीजी है, तो यंग टीजी को केटर कैसे करना है प्रोडक्ट से, मार्केटिंग से, उसमें मेरा पूरा ध्यान लगता है। अच्छा, वैसे नो डाउट जब पोको F1 की बात होती है ना, करेक्ट। मैं 2018-19 में लॉन्च हुआ था, आई थिंक, मुझे याद भी नहीं। 5 साल बाद मैंने वीडियो बनाई है अभी पोको F1 की। इतना प्यार मिला है लोगों की तरफ से। इनफैक्ट लोग अभी पोको F1 यूज़ भी कर रहे हैं। करेक्ट। क्रेजी था वो, इम्पैक्ट बहुत क्रेजी था। खैर, इसी से मुझे एक और क्वेश्चन आया है माइंड में, शायद आपको पता भी होगा। फीडबैक जनरली हम लोगों को हम देते भी हैं आपको फीडबैक, कि पोको के जो फ़ोन्स होते हैं, खासकर F सीरीज़, वो परफॉर्मेंस सेंट्रिक ज़्यादा होती है, बट कैमरा उनका वीक पॉइंट हो जाता है कभी कभी। तो इन चीज़ों के ऊपर इम्प्रूवमेंट हम पोको की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैमरा भी अच्छा है। काफ़ी थैंक्स संचित, जो आपका जो ये क्वेश्चन है ना बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि हम फ़ैन मीट भी करते हैं ना, तो सेम क्वेश्चन हमारे को आते हैं। तो आई थिंक आपके डायरेक्ट जो फैन से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो बहुत रेलिवेंट है। थैंक्स वंस अगेन। बट पहले मैं अपना बताना चाहूँगा कि पोको का इथॉस क्या है। तो सब कंपनीज़ का ना एक डीएनए होता है। जैसे कई कंपनीज ऑलराउंडर फ़ोन बनाती हैं, कई कंपनीज कैमरा सेंट्रिक फ़ोन बनाती हैं, राइट। आप देखोगे पोको इज़ नोन फॉर परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन्स। पोको का इथॉस है प्राइस टू परफॉर्मेंस, कि बेस्ट प्राइस पे बेस्ट परफॉर्मेंस मिले।
तो ये पोको का एथॉस है। तो हमारा ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स था कि ओवर इंडेक्सेशन ऑन परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस बेस्ट चिपसेट एट बेस्ट प्राइस लेके आएंगे। जैसे हमने F5 में भी 7+ Gen 2 लेके आए एट बेस्ट प्राइस, राइट। तो उसको देखते हुए कई जगहों पे हमने शायद उस कैमरा पे फोकस नहीं किया, राइट। तो आपका फीडबैक बिल्कुल वैलिड है, मैं एग्री कर रहा हूँ कि हमारे पास कुछ कंज्यूमर्स का व्यू पॉइंट था कि हमारे को कैमरा भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो लास्ट ईयर जब मेरे को ये फीडबैक मिला, हमने एक इंडिया स्पेसिफिक कैमरा ट्यूनिंग टीम बनाई इंडिया में। तो जो ट्यूनिंग कैमरा की इंडिया स्पेसिफिक नीड्स के साथ करेगा। अगर जैसे हमने थोड़े दिन पहले फरवरी में X5 Pro लॉन्च किया, अगर आप फ्लिपकार्ट पे उसकी रेटिंग देखोगे 4.2 है कैमरा की। तो हम अभी जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपको एक्चुअली में प्रोडक्ट में दिखेंगे। तो ऑब्वियसली यही है कि आपकी तरफ से जो फीडबैक आता है, कंज्यूमर्स की तरफ फीडबैक आता है, हम उस पर क्या एक्शन लेते हैं। तो देयर इज़ अ डेडिकेटेड एक हमारी कैमरा ट्यूनिंग टीम जो ट्यून करती है कैमरा विद रिगार्ड्स टू इंडिया नीड्स। तो उस पर भी हमारा एक फोकस एरिया है और उस पर हम अच्छा काम करने का मतलब जो आपने टीम बताई है वो अभी सेटअप हुई है? बिल्कुल हुई है, वो 6 महीने पहले सेटअप हुई थी। इनफैक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट उसने जो टेस्ट किया था, इंडिया ट्यूनिंग करी थी, वो X5 Pro था। एंड उसका भी काफ़ी अच्छे अमेजिंग हमारे को रिजल्ट्स मिले हैं उससे। और F5 भी टचवुड हमारा अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, फर्स्ट सेल भी काफ़ी हमारा अमेजिंग गया। तो उसमें भी आई थिंक अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए हमारे को। ये तो इसी से मेरा फॉलोअप क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने कैमरा इम्प्रूवमेंट की बात करी है, टीम सेटअप हुई, बहुत अच्छे इनिशिएटिव रहे होंगे। सिमिलरली जब पोको F4 आया तो कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी थोड़े टाइम बाद कि अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। तो क्या मतलब अच्छी बात ये कि पोको F4 का अपडेट अब आ गया है, वो चीज़ सॉल्व हो गई है, बट आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो और लोगों को टाइम से अपडेट मिले, क्योंकि ये चीज़ मैटर अब कुछ लोगों को करने लगी है। तो इस चीज़ को लेकर कुछ है मतलब पोको की तरफ से? वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। आजकल अगर आप मार्केट देखोगे ना, जो कंज्यूमर्स है काफ़ी मेच्योर हो गए हैं। तो नॉट ओनली फ्रॉम एन हार्डवेयर पर्सपेक्टिव, बट उनको ये सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है आजकल, जो हम अपनी स्टडी में देख रहे हैं। तो एक रेलिवेंट क्वेश्चन है ये। मैं पहले क्वेश्चन पे आंसर पे आऊँगा। F4 5G पे एक जो इशू था कि उस पर हमारा Jio 5G वर्क नहीं कर रहा, राइट। सबसे बड़ा मेन इशू वो था। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने ऑल्दो हमारा पहले से ही बैकएंड से हमारा Jio के साथ टेस्टिंग चल रहा था, बट एकदम जब वो इशू एस्केलेट हुआ, मैंने उसको एक्सपेडाइट किया और एकदम हमने OTA अपडेट के थ्रू अब सब वो इशू रिजॉल्व हो गया। तो वो हमारा इशू था। सेकेंड चीज़ विद रिगार्ड्स टू सॉफ्टवेयर अपडेट्स, हम ना ग्लोबल को फॉलो करते हैं। जो हमारा पोको ग्लोबल और पोको इंडिया ना सिंक की तरह चलते हैं। तो हमने अलग अलग सेगमेंट्स के लिए एक अपडेट पॉलिसी बनाई है। फॉर एग्जांपल F4 के लिए 2+3 ईयर्स ऑफ पॉलिसी है। सिमिलरली जिससे ग्लोबल में F5 Pro भी लॉन्च हुआ है, लेट्स से आप इंडिया में लॉन्च करते हैं, तो हम जैसे हाई एंड पर जाएंगे उसका अपडेट साइकिल बढ़ता चला जाएगा 3+4 ईयर्स। उसी के लिए पे करते हैं राइट। उसके लिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अब 2+3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑडियंस का जो चेंज साइकिल था ना फ़ोन का, पहले वो रिप्लेसमेंट साइकिल कहते हैं, हमें इंटरनल टर्म होती है रिप्लेसमेंट साइकिल, RC कहते हैं उसे। पहले वो 16 से 18 मंथ के था, बट वो अब बढ़ के 22 से 24 मंथ के आसपास हो गया। तो 2 ईयर्स मिनिमम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ व्यू एंड 3 ईयर्स सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे कंज्यूमर्स की नीड चेंज होती है, डेटा बेस पे हम अप्रोच पे हम काम करते हैं। उसकी वजह से हमने बोला कि F5 पे हम बाकी सारे फ़ोन्स पे जब भी आएगा हम अनाउंस करेंगे ऑन टाइम्स ऑफ लॉन्च कि क्या हमारा वो रहेगा 2+3। जनरल स्टैंडर्ड हमारा 2+3 रहता है, जो ग्लोबल एक नॉर्म है हमारा। प्री प्लान चीज़ें ठीक रहती है। वैसे इस चीज़ में अगर मैं आप लोगों की ये तारीफ़ करूँगा कि आप लोग इश्यूज़ को एटलीस्ट एक्नॉलेज कर लेते हो, और जब ऐसा लगता है ना कि चलो मान लिया ब्रांड ने कि हाँ ये चीज़ है, तो वो थोड़ी सी शांति देती है नॉर्मल ऑडियंस को कि चलो ठीक है, चीज़ें पता है ब्रांड को। खैर जैसे कि पोको X2 और X3 आए थे, तब भी आपने रिप्लेसमेंट दी थी। आप चाहते तो उसको बरी कर सकते थे, किसी को पता नहीं लगे, जवाब नहीं देते। तो ये मतलब क्या डिस्कशन होता है कि चलो भाई अब कोई प्रॉब्लम आई है उसको एड्रेस कर देते हैं, क्योंकि एड्रेस करने में दिक्कत भी होती है काफ़ी बार। सिमिलरली मुझे मदरबोर्ड डेड का भी आपकी तरफ से कुछ जानना है। तो मैं आपको संचित यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो टीम है ना, वो एक टीम नहीं है एक तरीके से। सबसे पहले तो हम ब्रांड के फैंस हैं, तो हम पहले कहते हैं वी आर फैंस ऑफ पोको, राइट। तो मैं स्पेशली जब शुरू F1 जब हम लॉन्च किया था, कंज्यूमर्स को देख के अगर कंज्यूमर को कोई पेन पॉइंट है, राइट, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको एड्रेस करें, राइट। अभी क्या होता है कि मैं ओपनली जितने भी मेरे से लोग पूछते हैं, मैं मीटिंग में भी होता हूँ, मीटिंग के बाद इमीडिएटली मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो लोग कभी कभार कहते हैं कि आप इतना ज़्यादा ओवरली आप क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हो, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को फील होता है कि अगर कोई मेरे से कोई पूछ रहा है तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँ।
स्पेसिफिकली जो हमारा एक कंट्रोवर्सी भी हुआ था, आई थिंक आपका वो भी एक क्वेश्चन आने वाला ये होगा कि X2 और X3 Pro में स्पेशली जो हमारा इश्यूज़ आए थे, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले है एक्नॉलेजमेंट, कि एक्नॉलेजमेंट आप पहले तो कई लोग जैसे एक्नॉलेज नहीं करते, हम तो हमने बोला कि हम एक्नॉलेज करते हैं कि सर्टन बैच में एक होती है टर्म, आपके लिए एजुकेशन के लिए भी, आपके व्यूअर्स के एजुकेशन के भी टर्म रहेगी, एक FFR होता है, फील्ड फेलियर रेट। फील्ड फेलियर रेट का मीनिंग ये होता है, जैसे आपने 100 डिवाइसेस भेजे तो उसमें कितने फ़ोन वापस आए इन सर्विस सेंटर फॉर एनी काइंड ऑफ इश्यूज़, राइट। हमारा जनरली FFR रेट सारे प्रोडक्ट्स का रहता है 0.5। फॉर X2 एंड X3 Pro उसका स्लाइटली बड़ा था। इसका मीनिंग है कि सर्टन बैच में थोड़ा सा क्वालिटी इश्यूज़ आया था, उसके लिए हमने क्या किया, X3 Pro में स्पेशली हमने 1+1 ईयर्स ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी दी। सिमिलरली अभी F4 में कोई इशू नहीं था, बट फ्रॉम अ परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू हमने बोला कि लोगों के कंफर्ट के लिए 1+6 हम देते हैं। सिमिलरली हमने F5 में भी किया, बट X2 और X3 Pro में जो काफ़ी लोग बोलते हैं वो हमने एक्नॉलेज किया और उस पर सोल्यूशन प्रोवाइड कराया। उसमें मैं एक आपको बताऊंगा उसमें इशू क्या था कि सिंस दीज आर ओल्ड फोन्स, ठीक है, उसका जो चिपसेट होता है, जो मदरबोर्ड होता है, उसमें जो फॉल्ट्स आ रहे थे, जब उसका हम सोर्सिंग करते हैं वो ओल्ड डिवाइसेस की सोर्सिंग विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जो रिप्लेसमेंट होता है ना, जो उसको फिक्स करने का टाइम होता है, इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फ़ोन ही ले लेगा, एक दिन के लिए ले लेगा तो आपको ऑब्वियसली इरिटेशन होगी, राइट। बट हमारे स्पेयर पार्ट्स का जो वो था कि ओल्ड स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे, तो उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा था। उसी वजह से लोग ट्विटर पे आके थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो बोल रहे थे कि 15 दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं। बट आप ये एक्नॉलेज करिए कि हमने कितना एफर्ट मारा कि ओल्ड पार्ट्स को हम लेके आ रहे हैं इंडिया में एटलीस्ट। तो वो बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग था और आई थिंक टिल डेट हमने काफ़ी उस पर सॉल्व किया। अब संजित मैं यही बताना चाहूँगा कि हमने इस पर काफ़ी काम करते हैं, बट लोग बुराई तो करते हैं, बट एक्चुअली में जो हम अच्छा काम कर रहे हैं ना वो अप्रिशिएट नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, शुरू में जब हमारा स्पेयर पार्ट्स का जो हम सोर्सिंग कर रहे थे क्वालिटीज़ के लिए, हमने X4 Pro जो नेक्स्ट जनरेशन है फ़ोन है, हमने फ्री दिया कंज्यूमर्स को, बट अनाउंस नहीं किया। फ्री दिया हमने X4 Pro और काफ़ी कंज्यूमर्स के पास, उनको पता हो खुद ही, पर किसी ने आके ट्विटर पे अप्रिशिएट नहीं किया कि आपने फ्री फ़ोन दे दिया उनको। तो वो ठीक है। और कई लोगों ने क्या किया, उसका फ़ायदा भी उठाया। तो सबको पता लगने लगा कि फ्री फ़ोन मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली लोगों ने उसमें गड़बड़ करनी शुरू कर दी फ़ोन में। ठीक है, स्कैम तो चल ही हाँ, स्कैम चलते ही हैं। तो एक वो इशू था, बट फिर भी हमने जब हमारे पास पार्ट्स की प्रोक्योरमेंट हुई तो वो बैचेस में आते हैं पार्ट्स, तो उसमें थोड़ा थोड़ा टैट का ज़्यादा लगा, तो वो एक्चुअली में थोड़ा बहुत इशू हमारे लिए हुआ। बट आई थिंक जितने हम ओपन हैं इस चीज़ के लिए, और जो हमारी मिस्टेक है और जो हमारा वो था, हम इसको सॉल्व करने में पूरा फोकस कर रहे हैं और यही हमारा फोकस है। बट अभी क्या हो रहा है कि अब बाकी सब मॉडल्स में भी लोग ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं, बट एक्चुअली में वो इशू नहीं था। जहाँ पे इशू था X2 और X3 Pro में, जिसमें FFR रेट स्लाइटली इंक्रीज था, वहाँ पे हम एक्शन ले रहे हैं। बाकी मैंने जैसे संजय बताता हूँ का ट्विटर पे ना 3 तरीके के जैसे लोग होते हैं, राइट। एक जो जेन्युइन कंज्यूमर्स होते हैं जिसको हमें गेटर करना चाहिए। सेकेंडली वो बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड का था इसलिए मैं लिख रहा था, हम उसको भी रीच आउट करते हैं। तो हम जब 1-to-1 कॉन्टैक्ट करते हैं तो बोल रहे मेरा कोई इशू नहीं है, मेरे फ्रेंड का इशू था। तो और बाकी तीसरे तरीके के लोग होते हैं जो उसको प्रोपोगेट करते हैं, विच इज़ नॉट गुड, राइट। तो एंड में क्या होता है कि सफ़र जो एक्चुअल कंज्यूमर्स है ना वो सफ़र करते हैं। तो वो चीज़ है, बट जो एक्चुअल जिनके इश्यूज़ हैं हम उनको ऑब्वियसली सॉल्व करते हैं, एंड दिस इज़ द कमिटमेंट, राइट। मैं जैसे खुद बताना चाहूँगी कि मैं खुद ही एक पोको का फ़ैन है, तो मैं किसी को ऐसे क्यों, पोको फ़ैन को क्यों ऐसे वो करना चाहूँगा। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है पूरा का पूरा। नो डाउट, अच्छा है, अच्छा सर। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 बातें हैं। अगर प्रॉब्लम किसी को फेस हो रही है तो आपको ट्विटर पे अच्छी तरीके से कोई भी बात रख सकता है। और सेकेंड ये कि आपको मैं आफ्टर सेल सर्विस जो मैं सुन पा रहा हूँ, डिफ़िकल्ट होता है मतलब ब्रांड के लिए। जनरल ऑडियंस नहीं समझ पा रही, मैं भी नहीं समझ पा रहा टू बी ऑनेस्ट। तो डिफ़िकल्ट होता है, बट आप लोग इसको काफ़ी तरीके से मैनेज करें। इनफैक्ट एक स्टेप आगे हमने क्या किया, लास्ट ईयर ही हमने पोको के एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर्स खोलने ओपन शुरू किए। फॉर एग्जांपल कोलकाता में हमने, हाँ, वो जो सारा वुमेन वाला है वो, हाँ, उसका भी थॉट प्रोसेस बताओ कि ऐसा ऑडियंस को ये तो बता देते हैं कि कोलकाता में एक सेल्स एंड सपोर्ट स्टोर है और वो उधर सारी की सारी वुमेन काम करते हैं। और उस सर्विस सेंटर का एक कॉन्सेप्ट का नाम था पिंक सर्विस सेंटर। आई थिंक वो फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया। इवन तो बैक एंड इंजीनियर्स हैं, जनरली वो मेल होते हैं, उसमें वो भी फीमेल्स हैं। तो बैक एंड इंजीनियर से लेके फ्रंट स्टाफ से लेके 9 फीमेल एम्प्लॉयज़ आर रनिंग द एंटायर स्टोर। तो वो हमने एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक स्पेसिफिक सोचा कि कुछ नया करते हैं पोको में, तो वो हमने कोलकाता में शुरू किया। सेकंड हमने मुंबई में शुरू किया, एंड आगे जाके हम पोको के एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर पे, क्योंकि हमारा फोकस है
टू प्रोवाइड बेस्ट सर्विस टू आवर कंज्यूमर्स। हमारा कमिटमेंट है कंज्यूमर के साथ, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। तो मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस और बेटर हो सकता है धीरे धीरे। बाकी आपको क्या लगता है कि 2023 में कैसे फ़ोन्स प्रोग्रेस करेंगे? मतलब हमने देखा कि एक टाइम था कि स्पेसिफिकेशंस बहुत बिकती थी। मैं आपको अपनी साइड बता रहा हूँ, जिस भी फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस क्रेजी होती थी हमें बहुत व्यूज़ आते थे। फिर उसके बाद टाइम आया, चीज़ें लोगों की प्रायोरिटी बदल गई। अब सॉफ्टवेयर भी मैटर करता है, स्पेक्स आज भी मैटर करती है, वो ऑडियंस रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है 2023 में क्या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर आएगा जो लोग देख सकते हैं? मैं पहले ना आपको ओवरऑल मार्केट का, क्योंकि हम काफ़ी नंबर क्रंचिंग करते हैं, यूज़र बिहेवियर का डेटा जनरली पब्लिक में अवेलेबल नहीं होता है, वो राइट वो नंबर्स देखते हैं। सबसे पहले जो अभी H1 है, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर है, इट इज़ बीन वेरी टफ फॉर ओवरऑल स्मार्टफोन इंडस्ट्री। अगर आप ग्रोथ नंबर्स देखोगे -10%, -15% एज एन इंडस्ट्री हैज़ डी ग्रोन। इसका रीज़न है कि कोई इसका इवन है इलोंगेटेड जो हमारी जो लाइफ साइकिल, जो मैंने आपको बताया ना LC बोलते हैं, लाइफ साइकिल जो प्रोडक्ट की थी इनिशियली 16-18 महीने थी, वो 22 से 24 महीने हो गई। अच्छा, मतलब लोग जल्दी अपडेट नहीं कर रहे फ़ोन। ठीक है, अब उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका काउंटर क्या है। सेकेंड चीज़ है जो थोड़ा भी इन्फ्लेशन है मार्केट में, उससे काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेगमेंट बताऊंगा, अंडर 10K, राइट। इन्फ्लेशन की वजह से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं वो लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी होता है, क्योंकि उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, तो वो दूसरी एक्सपेंसेस पे फोकस नहीं करते। तो आप देखोगे कि अंडर 10K सेगमेंट मैसिवली डिग्रो कर चुका है H1 में, तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम ड्राइवर होता है। तो इंडस्ट्री का अगर -10% हुआ है तो मोस्टली वो अंडर 10K, क्योंकि लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी की जो खर्चे बढ़ जाते हैं, तो वो फ़ोन अफोर्ड उस बाकी फालतू खर्चों में वो पैसे नहीं लगाते, राइट। तो एक वो चीज़ है। ओवरऑल इंडस्ट्री में चेंज क्या आने वाला है कि जिस 4G to 5G ट्रांजिशन, अब इंडस्ट्री ग्रो तभी करेगी और आगे करेगी जब लोग फ़ोन अपग्रेड करेंगे 4G to 5G। 5G एक तरीके से एक हाइजीन बन चुका है। लास्ट ईयर मैं आपको डेटा पॉइंट शो करूंगा कि 15K 15,000 से ऊपर 80% लोग प्रेफर कर रहे थे कि 5G फ़ोन होना चाहिए। आज वो 15,000 से 12,000 की उसमें आ गया है। एक हाइजीन लिस्ट होती है जो हम प्रिपेयर करते हैं, तो 12,000 के ऊपर जनरली लोग अब देख रहे हैं कि 5G सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मतलब हाइजीन हो गया, मतलब 5G नहीं है, कुछ भी स्पेसिफिकेशन दे दोगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेल राइट नाउ इन द मार्केट। तो एक 5G की एक बैरियर 15K था, पहले 20K था, फिर 15K हुआ, 12K हो गया, क्या पता आगे जाके वो 10K हो जाए। तो अभी जो मार्केट का अपग्रेडेशन होगा ना, वो 4G to 5G ट्रांजिशन में होगा, कि जो जिनके पास 4G फ़ोन्स अब उन्होंने 3-4 साल से खरीदे हुए हैं, वो 5G फ़ोन पे आ जाएंगे। और उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जो टैरिफ ऑपरेटर्स हैं, अगर उन्होंने एग्रेसिव प्राइसिंग कर दी टैरिफ्स की, तो वो रॉकेट हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरी एक थ्योरी है, ये मैंने काफ़ी बार अपने चैनल पे रखी है, बट मेरे को उसका एक सॉलिड प्रूफ नहीं है मेरे पास, क्योंकि आपके पास डेटा इतना रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग 15,000 के फ़ोन खरीदते थे, आज वो शिफ्ट होके 20-22 का हो गया। क्या ये सच है? बिल्कुल। आपने एक अनदर मेरा पॉइंट में शायद मैं मिस कर गया कि ऑल्दो वॉल्यूम थोड़ी सी डिक्रीज हुई, बट ASP एवरेज सेलिंग प्राइस कंज्यूमर्स का बढ़े जा रहा है। तो लेट्स से अगर किसी के पास 15,000 रुपये हैं, राइट, वो देखता है कि मैं 2-3 हज़ार रुपये लगा के कोई एक्स्ट्रा फीचर ले सकता हूँ, राइट। तो मार्केट, तो इससे कहते हैं मेच्योरिटी ऑफ कंज्यूमर्स। अगर आपका ASP बढ़ता रहता है ना मार्केट का, तो कंज्यूमर्स मेच्योर हो रहे हैं, राइट। दे आर मेकिंग वाइज डिसीजन, वो दे आर विलिंग टू स्पेंड 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा टू गेट दैट एक्स्ट्रा फीचर, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द मार्केट। तो मार्केट इससे मेच्योरिटी के लेवल पे जा रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो कि लोग जो 15,000 करते थे वो 20,000 पे फ़ोन पे आ गए हैं, और वो 5,000 का जो गैप है वो ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे वो मैक्सिमाइज़ करें, कि कैसे वो शिफ्ट करवाएं। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है इन टर्म्स ऑफ, अभी जो फ़ोन्स डिफ्रेंशिएट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इन द मार्केट, कि आप बेस्ट स्पेक्स और बेस्ट प्राइस पे कैसे लेके आते हो ताकि वो कंज्यूमर अपग्रेड हो जाए। तो आपने बोला बिल्कुल सही है। एक थर्ड फैक्टर मैंने लास्ट क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि ASP इंक्रीज हो रही है मार्केट की। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक मैंने नोटिस किया है कि सारे ब्रांड जो है ना कार्ड ऑफर देते हैं। ये मेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये कार्ड ऑफर काम कैसे करते हैं, मतलब क्यों डिस्काउंट दे रहे हैं हमें ICICI वाले, HDFC वाले? ये एक ओपन सीक्रेट मैं सबको बता देता हूँ, आई थिंक आपके पॉडकास्ट में बता ही देता हूँ कि जब भी हम डिस्काउंट्स देते हैं, स्पेशली कार्ड ऑफर्स का जो भी डिस्काउंट्स होता है, तो हमारा बैंक के साथ पार्टनरशिप रहता है। उसमें क्या होता है, बैंक का प्रमोशन होता है
कि बैंक का ICICI कार्ड पे और ICICI कार्ड की जो भी ICICI मतलब अदर बैंक जो भी बैंक्स होंगे उनका यूसेज बढ़ता है, राइट। तो एक पार्टनरशिप एक डील होती है, उस पर थोड़ा ब्रांड को बेनिफिट मिलता है, थोड़ी शेयरिंग आती है उसकी वजह से। तो वो कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस का, जो जनरली बोलते हैं कि इस बैंक के साथ लगाया, उस बैंक के साथ लगाया, कि वो बैंक से पार्टनरशिप के साथ थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है ब्रांड को इन टर्म्स ऑफ गिविंग डिस्काउंट्स। ठीक है ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने आंसर कर दिए जो मैं जानना चाहता था। खैर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैं इसका पार्ट 2 शूट कभी करना चाहूँगा आप। बिल्कुल बिल्कुल 100%। हाँ, बट अभी मेरे को आई थिंक यही मेरे क्वेश्चंस थे जो मैं आपसे मतलब स्पॉट ऑन जानना चाहता था, जो मैं ऑडियंस को भी दिखाना चाहता था। खैर ऑडियंस को मैं यही बोलूँगा यार, अच्छी कॉन्वर्सेशन रही हमारी। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ, मैंने पूछने की कोशिश करी, सीधा स्ट्रेट हिमांशु सर ने आपको आज जवाब दिया है टेक बार पे। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। कोई क्वेश्चन हो सर के लिए आप ट्विटर पे पूछ सकते हो, सर बहुत एक्टिव रहते हैं, जैसे कि पूरे पॉडकास्ट में सर ने बताया। आई होप आपको मज़ा आया हो। कमेंट अपना वैल्यूएबल ज़रूर देकर जाना। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना। बाय बाय।